अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अमित शाह के दौरे के अगले ही दिन जेडीयू ऑफिस में पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी के प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की बैठक की गई। इस बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का बिहार दौरा क्या हुआ? बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। सबसे ज्यादा हलचल सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर देखने को मिल रहा है। शाह के दौरे के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक होने लगी। पार्टी के तमाम विधायक एमएलसी के साथ साथ इस बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और इस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित जो प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। कहने को तो ये बैठक 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर जेडीयू की बड़ी रैली की तैयारी की समीक्षा हुई, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य मकसद आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करना था। इस कयासबाजी को इस बात से बल मिल रहा है कि जेडीयू ऑफिस में बैठक के तुरंत बाद सीएम आवास में भी बैठक हुई और खुद सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। बताया भी जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीतियां भी बना रही है, लेकिन इस बीच में अति पिछड़ा नेताओं को बुलावा दिया गया है एक अन्य मार्ग में कि कर्पूरी जयंती के दौरान जो रैली होने वाली उसकी तैयारी कैसी है, क्या कुछ है। चूंकि इसके पहले भीम संसद के दौरान जेडीयू ने एक बड़ी रैली की थी और अब जेडीयू की कोशिश है कि अति पिछड़ा वोटर जो बिहार में 36% के आसपास है उसे साधा जाए और इसी को लेकर एक बड़ी रैली की तैयारी की गई है। वैसे तो अमित शाह का ये कोई सियासी बिहार दौरा नहीं था, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पटना आए थे। इस बैठक की वजह से करीब 1.5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक मंच पर आए, लेकिन उनके जाते ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई और जेडीयू के नेता काफी एक्टिव हो गए, जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात पर कहा है कि सरकारी कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता गिर चुकी है। एनडीए गठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। कुमार के साथ जो मीटिंग थी माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, वो शासकीय था। अब नीतीश कुमार ऐसा एक्टिंग दे रहे थे कि हम इनके साथ फिर से जुट रहे हैं। वो लालू जी को डराते हैं। लालू जी अपने बेटे के लिए परेशान हैं, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता गिर चुकी है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता। भारतीय जनता पार्टी में अब गांव के लोगों से लेके ऊपर तक किसी कार्यकर्ता की दरवाजा इनके लिए खुला नहीं। दरभंगा में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश के 32 साल के शासन पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहां 10 साल से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन बिहार में 32 साल से लालू नीतीश का राज है। यहां लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया गया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई एक आदमी 10 साल से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री रहा हो। बिहार में 32 वर्ष से लालू नीतीश, आपको बदलना ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं है। लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ इन्हीं का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये रहेंगे, इसके बाद इनके बेटे रहेंगे। नेता को मालूम है कि हमको जनता वोट देगी ही तो काम करेगा क्यों। मध्य प्रदेश के नए सीएम बनाए जाने पर मोहन यादव को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बधाई दी है। साथ ही आरजेडी पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने कह दिया कि आरजेडी बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया है।
तो सुशील कुमार मोदी का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरजेडी तो बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, परंतु बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। श्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया। आरजेडी किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, बीजेपी ने एमपी में यादव को सीएम बनाया है। और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा आज नवादा पहुंचे। यहां जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी भी मंत्री जी के साथ मौजूद रहे। नवादा डीएम ने उन्हें काम की पूरी विस्तृत जानकारी दी है। मोतनाजी से गंगा के पानी को पाइपलाइन के जरिए कादरगंज के पौरा गांव में लाया गया है और यहीं से पानी का शुद्धिकरण कर उसे नवादा पाइपलाइन के जरिए शहर में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री संभवतः 15 दिसंबर को इसका उद्घाटन भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसे अदालत ने सही ठहराया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध थी और ये फैसला सरकार ने जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 370 का प्रावधान उस समय युद्ध के बाद उपजे हालात को लेकर किया गया था। ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता था। 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इनमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र का फैसला आखिरी माना जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अभिन्न अंग है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अब उसकी संविधान सभा नहीं है। धारा 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील खारिज करते हुए कहा कि संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के लिए खुला नहीं है। इससे राज्य के प्रशासन को नुकसान होगा। कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब वहाँ लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व होता है, सितंबर के महीने में अगले साल के, उससे पहले चुनाव भी होंगे, यानी कि लोकतंत्र भी वहाँ जीवित होगा। हत्याओं की वजह से अब वापस जब पहुंचेंगे तो जब वहाँ जाके फिर से मेरा गांव, मेरी माटी, मेरा देश के साथ हर घर तिरंगा जब लहराएगा तो फिर से जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, विकसित जम्मू कश्मीर भारत के साथ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। मतलब ये कि 5 अगस्त 2019 का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जेडीयू नेता और मंत्री जमा खान ने सुप्रीम कोर्ट की धारा 370 को लेकर दिए गए फैसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जमा खान ने कहा है कि कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फैसला को तो हम सब मानते हैं और कोर्ट के फैसला को मानना ही चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया है तो उससे अलग हम नहीं है, हम अलग बात करेंगे। कोर्ट का फैसला हम सब ने हमेशा माना है। हमारे नेता खुद निर्देशित करते रहते हैं। चूंकि कोर्ट है तो कोर्ट अगर न्यायिक मामला है तो उसमें टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। क्या क्यों हटा, कैसे हटा, कब हटा, सब जानता है, लेकिन उधर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो होना तो हो गया और जो कोर्ट का आदेश आ गया तो हमको मानने हैं।
और 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नीतीश कुमार एक रैली के माध्यम से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए जेडीयू के कई नेताओं को लगाया गया है, जो रैली की तैयारी में लगेंगे। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी वाराणसी में कैंप करने वाले हैं। उनका दावा है कि वाराणसी में बड़ी रैली होगी और इसी रैली के माध्यम से नीतीश कुमार वाराणसी से दिल्ली का सफर तय करेंगे। हम जानते हैं नेता किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, न किसी चुनौती देते हैं, काम करते हैं। हमारे नेता ने बिहार में काम किया, देश में काम कर रहे हैं, जो काम आपने देखा है, और देश के लोगों ने इनको खूब चाहा है, जो आप जानते हैं। बनारस चूंकि हम लोग का बॉर्डर है, बिहार का सटा हुआ क्षेत्र है, बनारस के लोगों की बहुत पहले से चाहत थी कि वो आवे, और हम लोगों का लगभग डेट भी फिक्स हो गया है। हमारे नेता वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग, बनारस के लोग, अगल बगल के लोग चाहने वाले बहुत हैं। का काम, नेता का काम करने का तौर तरीका, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम मिला बिहार को, बिहार ने चल दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लोगों की एक चाहत है, आप देखिएगा, शायद हम आप नहीं कर सकते कि कितना लोग आएगा, जितना हम लोग सोचेंगे उससे दोगुना। वहीं से सीधे रूट पकड़ लेना है दिल्ली के लिए, क्लियर है, कुछ ना क्या, वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से सीधे बनारस से हम लोगों की चाहत है, नौजवानों की चाहत है। नेता की चाहत नहीं, नेता का चाहत है परिवर्तन, नेता की चाहत है परिवर्तन हो, देश में विकास हो, देश में भाईचारा बना रहे। जो महापुरुष बुजुर्गों ने इस देश को संभाल कर दिया है, उसको हम लोग आगे लेकर बढ़ाएं। और इस बीच कैमूर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां फल व्यवसायी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। व्यवसायी की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि व्यवसायी की पीठ में गोली फंसी हुई है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुकान है उनका, और अपने दुकान पर जा रहे थे और कोई अज्ञात अपराधी ने गोली मार के चला गया। हम लोग को पता नहीं था, हम तो टहल रहे थे, तो कुछ लोग उनको ई रिक्शा पर ले गए, तो डॉक्टर अविनाश सिंह उनको सुई इलाज हुआ। इलाज कराने के बाद हम लोग घर चले गए। तभी सूचना मिला कि एक्सरा जब हुआ तो पता चला कि उनके पीछे गोली फंसा हुआ। कहाँ पे हुआ है, कितने बजे? ये 6 बजे के लपेट में, 6 साढ़े 6 बजे के लपेट में, 6 साढ़े 6 में हुआ है। संकट मोचन मंदिर के सामने बुलेट से थे। और इस बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अय्यापुर के बैरिया में एक घर में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। 2 मजदूर हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लाइन आ करके अति हम लोग के झटका मारा, एक तो मर गया वहीं पर। जो मारा उसका नाम क्या है? पता नहीं सर, हम लोग टावर पर थे, बैरिया टावर पर से पकड़ के ले गया। कितने लोग काम कर रहे थे? 5 लोग काम कर रहा था। किसके घर में काम चल रहा था? जी सर, उनका नाम नहीं जानते हैं सर जी, वो बैरिया कोलवा से ऐसे रास्ता है। अच्छा, जी सर, जी सर, जी सर। किस चीज़ का काम कर रहे हैं? प्लास्टर के। अभी यही सूचना था कि ये लोग प्लास्टर करने के लिए बांस का भाड़ा बांध रहे थे, उसी में बिजली का करंट आ गया। एक आदमी वहीं पे मर गया है और 2 आदमी घायल है, तो घायल का इलाज के लिए लाया गया है। आगे सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगे पहले हम लोग इलाज करवा रहे हैं। और पटना के कदम कुआं इलाके के राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से दिन दहाड़े लूटपाट की है। अपराधियों ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूटा, फरार हो गए, लेकिन महिला ने हल्ला मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार अपराधियों को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। के तो पकड़ा गया, हम तो पैदल थे, तो हमसे तो थोड़े ने, हम तो देखे तो हम अकबका गए, फिर चिल्लाए तो वही सब पीछे से लोग थे, वो दौड़ करके फिर उसको पकड़ के फिर आए बुलाने, हमको ले गए। कहाँ पे छीनताई हुई है? छीना डॉक्टर अशोक कुमार के जो बिल्डिंग है ना, उसके नीचे गेट के पास। और इसी बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें 14 मवेशी की झुलसने से मौत हो गई है। इस घटना में घर में रखे अनाज, कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना के बाद मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक आगी लागल, बकरी जर गइल बिया, गाय जर गइल बा, पर एगो बकरी जरल बड़ी सन, गाय जरल बिया, बाची 2 गाय जरल बिया, बाची जर गइल बिया। रात के खाना पीना खा के सुत गए से अचानक से गांव में हाला भइल, आग लग गइल बा। आके बाहर देखत तो बाहर हमने घर में आग लगल बा। 10 बकरी और 2 गाय और 1 बाछी जर गइल बा, और अनाज पानी कुछ रख सब जर के गइल बा।
और पटना में गायघाट से लेकर पटना घाट तक जेपी गंगा पथ का काम इसी महीने पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी नए साल में दीघा से लेकर पटना घाट तक 17 किलोमीटर का सफर बिना जाम में फंसे पूरा किया जा सकेगा। और इसके साथ ही अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी की जा रही है ताकि शहर से लोग जेपी गंगा पथ होते हुए आराम से दीघा या फिर पटना सिटी का सफर तय कर सकें। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा। पथ दीघा से लेकर पीएमसीएच तक और फिर पीएमसीएच से लेकर गायघाट तक सफर शुरू हो चुका है और अब गायघाट से लेकर पटना घाट तक इसे दुरुस्त करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं गायघाट से लेकर पटना घाट तक जेपी गंगा पथ युद्ध स्तर पर जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है, क्योंकि इसी दिसंबर में इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो 20 खंबे बचे हुए थे दिसंबर से शुरू होने से पहले, अब सिर्फ 10 खंबे बचे हुए हैं जिस पर सुपर स्ट्रक्चर चढ़ाने का काम जल्दबाजी में यहां किया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि कितनी जल्दी में जो जेपी गंगा पथ है उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यानी दीघा से लेकर पटना घाट तक लगभग 17 किलोमीटर का सफर बिना जाम में फंसे लोग आसानी से अब कर पाएंगे। हालांकि अभी दीघा से लेकर गायघाट तक का जो सफर है वो आसान हो गया है और बहुत ही जल्द अब दीघा से लेकर पटना घाट तक का सफर आसानी से किया जाएगा। जेपी गंगा पथ में कई कनेक्टिंग सड़क भी बनाई जा रही है और कृष्णा घाट होते हुए अशोक राजपथ पर पहुंचने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने के लिए कृष्णा घाट पर बने शेड को भी तोड़ दिया गया है। अभी पीएमसीएच के पास कनेक्टिविटी है, हालांकि वो सिर्फ पीएमसीएच के मरीजों के लिए है। गायघाट के पास भी कनेक्टिविटी है जहां आम लोग जो पटना सिटी के रहने वाले हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, आराम से वो दीघा पहुंच पाते हैं। लेकिन अशोक राजपथ यानी कृष्णा घाट के पास भी कनेक्टिविटी देने की जो तैयारी है वो की जा रही है और वहां भी कनेक्टिंग रोड बनाया जाएगा। और उस दूसरी तरफ गायघाट से लेकर पटना घाट तक जो जेपी गंगा पथ है उसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये साल खत्म होते होते गायघाट से लेकर पटना घाट तक जेपी गंगा पथ बनकर तैयार हो जाएगा और पटना वासियों को एक और बड़ी सौगात मिल जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में आई CCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की शुरुआत होने के साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और जुर्माने में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल मई महीने में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की शुरुआत हुई और अब ट्रैफिक जुर्माने की राशि का आंकड़ा अब तक 40 करोड़ का पार कर चुका है। 2023 में पटना के लोगों ने 40 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर अदा की है। और ऐसे में पटना ट्रैफिक पुलिस फिर से लोगों को ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करने को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रही है। मामले में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का वायलेशन मास लेवल पर हो रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 11 महीनों में यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक कुल मिलाकर 40 करोड़ 46 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 15,000 गाड़ियों से ये जुर्माना वसूला गया है। और ये हाल तब है जब ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की शुरुआत अप्रैल मई महीने से शुरू की गई है। अप्रैल मई महीने में ICCC की जब शुरुआत हुई तब CCTV कैमरे से ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का जो वायलेशन हो रहा है उसको बारीकी से देखा जाने लगा और इसके बाद 40 करोड़ 46 लाख तक का आंकड़ा पहुंच गया। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस पूरे मामले में अब पटना ट्रैफिक पुलिस आम लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाने की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन जो ये 40 करोड़ का आंकड़ा है यह इस बात को साबित करता है कि पटना में लोग ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का वायलेशन किस कदर कर रहे हैं। तो लोगों को देखना होगा और लोगों से अपील भी होगी कि सड़कों पर चलते समय वे ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को हर हाल में फॉलो करें, क्योंकि इससे आपकी जान की सुरक्षा भी हो सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर अब तक की हेडलाइंस।